आइंस्टाइन ने हमें ये दिखाया कि स्पेस खुद प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से फैल सकता है। स्पेस और टाइम का वजूद है, इसका अपना एक ताना बाना है। आप इसे खींच सकते हैं और मोड़ भी सकते हैं। विज्ञान कथाओं में गैलेक्टिक ट्रैवलर वार्प ड्राइव्स का इस्तेमाल करके स्पेस टाइम के ताने बाने को बदल देते हैं और लाखों साल में नहीं, मिनटों में ही कॉस्मोस को पार कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं, वहां एक कारपेट बिछा है और आपको कमरे के दूसरे हिस्से में जाना है। एक तरीका तो यह है कि आप कारपेट को लें और इसे मोड़ें और अपने करीब ले आएं। फिर मुड़े हुए कारपेट पर कदम रखें, इसे अपने पीछे खुलने दें और इस तरह आप बहुत जल्दी कमरे के पार पहुंच जाएंगे। आप और आपकी मंजिल के बीच मौजूद स्पेस को वार्प करने के लिए ढेर सी ऊर्जा चाहिए। इतनी ऊर्जा पैदा करने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन आधुनिक फिजिक्स कहती है कि वार्प ड्राइव मुमकिन है, बशर्ते आप शिप के इर्द गिर्द के स्पेस को ही वार्प करें। तो हम जानते हैं कि स्पेस फैलता है और स्पेस सिकुड़ भी सकता है। तो अगर आप किसी शिप में हैं और अपने सामने वाले स्पेस को सिकोड़ देते हैं और अपने पीछे वाले स्पेस को फैला देते हैं, तो आप एक वार्प बबल बना सकते हैं और ऐसे आप अपनी रफ्तार प्रकाश की गति से 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ये नई वार्प ड्राइव स्पेस टाइम में एक तरंग पैदा करती है जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से चलती है और अपने साथ शिप को किसी लहर पर सवार सर्फर की तरह ही ले जाती है। मैथमेटिशियंस ने आंकड़ों पर नजर डाली है, लेकिन अब नासा लैब में इसे टेस्ट करना चाहता है। क्या ये नामुमकिन है या ये मुमकिन है? मुझे लगता है कि इस सिलसिले में कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखते हैं कि हम इस सिलसिले में कुछ वैज्ञानिक कोशिशें करके मैथ और फिजिक्स को साबित कर पाते हैं या नहीं। हेरल्ड वाइट भविष्य में ये देखने के लिए एक प्रयोग की योजना बना रहे हैं कि क्या वो एक छोटे स्तर पर स्पेस को मोड़ सकते हैं। उन्हें स्पेस में एक जगह पर एनर्जी को फोकस करने की उम्मीद है और फिर वो इसे पार करने वाली लेजर लाइट की प्रगति को नापेंगे। अगर लाइट अपना सफर सामान्य से ज्यादा जल्द पूरा करती है तो वो स्पेस टाइम को मोड़ पाने में कामयाब हो जाएंगे। सब लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि इसे स्पेसक्राफ्ट में कब इस्तेमाल किया जा सकेगा। देखिए, उससे पहले हमें काफी वैज्ञानिक प्रयोग करने होंगे। हमने इस तरफ ध्यान देना अभी शुरू ही किया है। हमें नहीं पता कि ये कोशिश कामयाब होगी कि नहीं, हमें ये पता लगाना होगा। कामयाब हुई तो बढ़िया, और अगर नहीं हुई तो सोचेंगे कि हमने गणित, विज्ञान और ब्रह्मांड के कामकाज के तरीकों के बारे में कुछ सीख लिया है। एक वार्प ड्राइव हमें सिर्फ 5 महीनों में प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचा देगी और उससे आगे वाले 50 सितारों तक कुछ 1 वर्षों में। लेकिन फिर भी इसे हमारा गैलेक्टिक अहाता ही कहा जाएगा। मिल्की वे के दूर वाले हिस्से तक की वार्प ट्रिप में 10,000 साल लगेंगे और सबसे करीबी गैलेक्सीज तक की यात्रा में हजारों लाखों साल लग सकते हैं। ब्रह्मांड के स्तर पर किसी भी वार्प ड्राइव की रफ्तार भी बहुत धीमी लगती है, लेकिन एक आखिरी उम्मीद अभी बाकी है। प्रकाश की गति से ज्यादा तेज जाने का एक और तरीका है स्पेस और टाइम के ताने बाने में एक सुराख कर देना। इसे कहते हैं एक वर्म होल। एक वर्म होल एक थियोरेटिकल टनल होती है, स्पेस टाइम से होकर गुजरने वाला एक रास्ता जो 2 दूर दराज बिंदुओं को जोड़ता है। ये स्पेस टाइम को मोड़ने वाले मास के जबरदस्त जमावों से उत्पन्न होता है। आप एलिस के लुकिंग ग्लास की कल्पना कीजिए। आप अपना हाथ इस लुकिंग ग्लास में डालिए और आपका हाथ गैलेक्सी के दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट इस कॉस्मिक शॉर्टकट में दाखिल हो सके तो हम पलक झपकते ही हजारों प्रकाश वर्ष का फासला तय कर सकते हैं। बस दिक्कत यह है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने कभी इस शॉर्टकट को देखा नहीं है और ऐसा कोई रास्ता बनाने की कोशिश करना घातक होगा। वर्म होल के किसी भी छोर पर एक टनल बनाने के लिए स्पेस को मोड़ने के वास्ते आपको ढेर सारा मास पैदा करना होगा, लेकिन मास अपनी तरफ खींचता है और हम ये साबित कर सकते हैं कि अगर सिर्फ सामान्य मास हो तो वर्म होल के दोनों छोर वर्म होल से होकर गुजरने में लगने वाले समय से भी कम वक्त में एक ब्लैक होल बनाने के लिए कोलैप्स कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आने जाने के रास्ते के रूप में वर्म होल कभी कामयाब होंगे, लेकिन एक बात है, जो लोग ये कहते हैं कि विज्ञान में फला चीज नहीं हो सकती, वो गलत साबित होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। वार्प ड्राइव्स और वर्म होल्स दूर की कौड़ी है।
फिलहाल फ्यूजन ही वो संभावित ईंधन है जो हमें सितारों तक ले जाएगा, लेकिन किसी विशाल स्पेसक्राफ्ट को इतने ग्रहों तक जाकर बस्तियां बसाने में शायद लाखों साल लग सकते हैं, जिससे हमारे अस्तित्व की गारंटी हो सके। फ्यूजन के जरिए ज्यादा तेज रफ्तार से जाने का एक ही तरीका है, स्पेसशिप को छोटा बनाना, इतना छोटा कि उसमें लोगों के लिए जगह ही ना हो। तो क्या इसे खेल खत्म समझा जाए, या बिना इंसानों के भी मानव नस्ल को बचाया जा सकता है? अभी कुछ ही समय पहले तक एस्ट्रोनॉमर्स को यह भरोसा नहीं था कि वो रात में आसमान में जो तारे देखते हैं उनकी परिक्रमा करने वाले ग्रह भी होते हैं। शायद सूर्य अनोखा था और मिल्की वे में पृथ्वी ही अकेली थी। लेकिन पिछले 20 साल के दौरान हमने चौंका देने वाले एक सच का खुलासा किया है। ऐसा लगता है कि गैलेक्सी में मौजूद तारों के एक बड़े हिस्से के अपने ग्रह हैं। इनमें से कई तारों के तो कई ग्रह हैं। ये एक्सोप्लैनेट्स आकार में गैस के विशाल ग्रह जुपिटर से भी बड़े हैं, तो पृथ्वी जैसे पथरीले भी, और ये हर कहीं नजर आते हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी अनूठा नहीं है, ये तो दुर्लभ भी नहीं है। ऐसे असंख्य ढेर से ग्रह मौजूद हैं जो बिल्कुल पृथ्वी जैसे हैं और दूसरे सितारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। शायद कुछ सितारों के इर्द गिर्द तो कई पृथ्वियां चक्कर लगाती होंगी, तो पृथ्वी जैसे ग्रह आम हैं। रात के आसमान में आप सिर्फ 5 तारे गिनिए। इनमें से एक तारे के इर्द गिर्द पृथ्वी जैसा एक ग्रह होगा, शायद हमारा अगला घर। ब्रह्मांड में हमें जो कुछ मिला है, अगर उसे अपने मिल्की वे के लिहाज से देखें तो नतीजे हैरत अंगेज हैं। सूर्य जैसे सितारों के इर्द गिर्द 11 अरब तक गर्म और नम पृथ्वियां हो सकती हैं। रेड ड्वार्फ तारों के आसपास ऐसी 22 अरब और होंगी, और गैस के विशाल एक्सोप्लैनेट्स पर तो रहने योग्य एक्सोमून्स की शक्ल में और खरबों संभावित पृथ्वियां हो सकती हैं। हमारे पास विकल्प के तौर पर पृथ्वी जैसे बहुत से ग्रह हैं जहां हम जा सकते हैं, जैसे किसी होटल का मेन्यू होता है। जाहिर है कि नई पृथ्वियां खोजना कोई समस्या नहीं है, समस्या है वहां तक पहुंचना। ये ब्रह्मांड हमें एक तरह से ललचा रहा है। पृथ्वी जैसे ग्रह आम हैं, वो हर कहीं मौजूद हैं, लेकिन वो इतनी दूर हैं कि हम चाहकर भी उन तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। फ्यूजन इंजनों से चलने वाले और हजारों इंसानी वॉलंटियर्स से भरे किसी विशाल स्पेसशिप से हमें हमारे सूर्य के नजदीक रहने योग्य दुनियाओं में बस्तियां बसाने की काबिलियत मिलनी चाहिए। लेकिन मिल्की वे के दूर वाले हिस्सों तक पहुंचने के लिए हमें किसी दूसरी योजना की जरूरत होगी। एक अनोखा समाधान होगा कि इंसानों के बजाय छोटे रोबोट्स को वहां भेजा जाए। जब मैं सोचती हूँ कि हम इंसानी मस्तिष्क और इसके कामकाज के बारे में कितना कुछ सीख रहे हैं और फिर भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद को किसी रोबोट में समा पाएंगे। आप कहेंगे ये तो बहुत बुरा होगा क्योंकि हम उन ग्रहों पर इंसानों को पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप वाकई साइंस फिक्शन जैसा कुछ सोचना चाहते हैं तो क्यों न एक ऐसी मशीन को वहां ले जाएं जो वहां इंसान बना सके। पौधे हवा के जरिए अपने छोटे छोटे गतिशील बीजों को बड़ी तादाद में उड़ाकर अपने जीन फैलाते हैं। इनमें से बहुत से बीज बर्बाद भी हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें गर्म और नम जमीन मिलती है वो उगते हैं। अब जरा स्पेस में बीजों की तरह छोटे छोटे नैनो रोबोट्स को फायर करने के बारे में सोचिए, जिनकी हार्ड ड्राइव में इंसानी जीनोम नक्श हो। अगर वो किसी ऐसे नम और गर्म ग्रह के वायुमंडल में पहुंचते हैं जो इंसानों के लिए उपयुक्त हों, तो वो पनप जाएंगे। उन्हें उस ग्रह पर जो चीजें मिलेंगी उनसे वो आशियाने बनाएंगे और किसी तरह उनके अंदर रहने के लिए इंसानों को भी पैदा कर देंगे। हो सकता है कि हम हजारों नैनोशिप्स को या लाखों नैनोशिप्स को बीजों की तरह एक नजदीकी तारे तक इस उम्मीद में भेजें कि उनमें से कुछ तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। शून्य से मानव बनाने की टेक्नोलॉजी अभी सचमुच बहुत दूर है, लेकिन इससे पेचीदा और दार्शनिक सवाल पैदा होते हैं। हम सिर्फ इंसानों को क्यों बचाएं? पृथ्वी पर तो 80,70,000 अन्य प्रजातियां भी मौजूद हैं, उन्हें क्यों नहीं बचाना चाहिए?
अगर हम पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों को नहीं भेज सकते तो दूर दराज दुनियाओं तक क्यों न सिर्फ बैक्टीरिया को भेजकर बाकी काम विकास प्रक्रिया को करने दिया जाए। और किसे पता है, हो सकता है कोई परग्रही प्रजाति पृथ्वी पर पहले ही ऐसा कर चुकी हो। शायद आपके अहाते में किसी दूर दराज स्टार सिस्टम से एक नैनो शिप तशरीफ ला चुका हो और आपको पता ही ना हो। खैर, हम कहीं भी पहुंचे, हम कुछ भी बने, ये समय अपने अस्तित्व से जुड़ी योजनाएं बनाना शुरू करने का है। इंसान की कल्पना हमें सचमुच कुछ हैरत अंगेज रास्तों पर ले जा रही है और शायद इनके जरिए हम कामयाब इंटरस्टेलर यात्रा का कोई तरीका ढूंढ सकें। कई मायनों में हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में है। हम डायनासोर नहीं हैं, हमारा एक स्पेस प्रोग्राम है, हम स्मार्ट हैं। अगर हम दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसा लेते हैं तो पृथ्वी का सफाया होने के बावजूद इंसानी नस्ल बच जाएगी। इस नजरिए से हमारा भविष्य